नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला पॉइंट है संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यद्यपि सभी केंद्रशासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। अनुच्छेद 239 ये कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक करता है। पुनः अनुच्छेद 239(2) कहता है कि इसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख। अगला पॉइंट है हर संघ राज्य क्षेत्र में इन प्रशासकों के उपनाम अलग अलग होते हैं। जैसे उपराज्यपाल तो दिल्ली, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल होते हैं। और मुख्य आयुक्त तो यह चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, और जो प्रशासक कहा जाता है वह दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, इसके बाद लक्षद्वीप आदि जगह में जो होते हैं उनको प्रशासक कहा जाता है। अगला पॉइंट है संविधान के 239 का। तो 239 का में क्या कहा गया है कि इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत संसद पुडुचेरी सहित कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या विधान परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। अगला अनुच्छेद 239 का 2। तो इसके अनुसार संसद द्वारा इस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के सृजन हेतु बनाई गई अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी, भले ही उससे संविधान संशोधन होता हो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 239 का यह दिल्ली के लिए विशेष उपबंध करता है। 1987 में न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति गठित की गई। इसके बाद बालकृष्णन समिति गठित हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1989 ईस्वी में प्रस्तुत की। अगला पॉइंट है इस रिपोर्ट के आधार पर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित कर दिया गया। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 239 का और अनुच्छेद 239 का खा को जोड़कर इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 239 का 1। तो इसके अनुसार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा जाएगा, और अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली का प्रशासक उपराज्यपाल होगा। अगला पॉइंट है उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। उपराज्यपाल दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ यहाँ की कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। यह विशेष प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है दिल्ली के लिए विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।
नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली विधानसभा को अनुच्छेद 286, 287 और 288 के तहत क्रय कर, बिक्री कर, पानी और बिजली पर कर लगाने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद। तो इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% है। अतः मंत्रिपरिषद में अधिकतम मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा सदस्य संख्या 70 है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जिसके प्रति मुख्यमंत्री उत्तरदायी होगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला पॉइंट है, किसी विषय पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद होने पर उपराज्यपाल उस मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 239 का ख, संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि अभी तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ अब अगले वीडियो में हम इसके आगे से ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।